एवरीवन, दिस इज़ आर्या। वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यास क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 7 की हिस्ट्री के चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और साथ में जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ आपसे स्टार्टिंग में कि मैं रिवीजन क्वेश्चंस पे आपके लिए कुछ लेके आऊँगी जिनसे आपकी आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, ताकि आपके आपको समझ आता रहे कि आंसर राइटिंग हमें कैसे करनी है। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आते हैं तो उनकी आंसर राइटिंग को आप कैसे करोगे। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं लेके आई उनको भी डिस्कस करेंगे। देखो चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो सारे क्वेश्चंस मैं नहीं लेके आ सकती हूँ, बट लिमिटेड क्वेश्चंस जो आपकी हेल्प कर सके थोड़ा बहुत चीज़ों को समझने में, वो मैं लेके आई हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका लेट्स रिकॉल वाले पार्ट में, हु वॉज कंसिडर्ड अ फॉरिजनर इन दिस पीरियड। इस पीरियड में जो हमने पढ़ा है अपनी बुक में, उसमें फॉरिजनर किसको कंसिडर किया जा रहा था। दिस इज योर क्वेश्चन। तो इसका बहुत इजी आंसर है क्योंकि मैंने आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो आप लोग इसका आंसर खुद से दे दोगे। चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप खुद से दे सकते हो। फिर मैं यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ। इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द पास्ट फॉरिजनर वॉज समवन हु वॉज वेट। ठीक है, who was not part of certain society or culture, a city dweller might have regarded forest dweller as a foreigner. Fine, city dweller या forest dwellers को हम foreigner कहते थे क्योंकि वो हमारी सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते थे। जहाँ पर हम जैसे लोग रहते थे वहाँ पे फॉरेस्ट dwellers या सिटी dwellers नहीं रहते थे। फॉरेस्ट dweller फॉरेस्ट में रहते थे। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग सिटी में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, तो वहाँ पे फॉरेस्ट dweller नहीं रहते थे, इसलिए वो हमारे लिए फॉरेनर लोग हैं। जो हमारी सोसाइटी हमारे कल्चर से बिलोंग नहीं करते हैं वो हमारे लिए फॉरेनर हो जाते थे इन दी पास्ट में। फाइन, नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स। ठीक है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। सो देखो पहले बता देते हैं, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये बाई मिस्टेक यहाँ पे पुट हो गया है, जिसको आप प्लीज़ अभी नज़रअंदाज करना। ठीक है, अभी यहाँ तक ये जो डी तक दिया गया है इसको नोटिस करना। ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अभी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाना। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पे। सी, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शंस फॉर द पीरियड आफ्टर 700। ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या 700 के बाद हमें कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं मिला था हिस्ट्री का, मतलब 700 पीरियड के बाद? तो क्या ये ट्रू है? सी, अगर हमें कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता इस पीरियड के बाद तो क्या हम हिस्ट्री को पढ़ पाते, या क्या आज जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्या उसको हम जान पाते कि क्या था पास्ट में? हमें कोई ना कोई मैन्युस्क्रिप्ट, कोई ना कोई इंस्क्रिप्शंस मिले होंगे, कोई ना कोई एविडेंस मिले होंगे जिनसे हम जान पाए कि हाँ उस टाइम पीरियड पे या उस 700 टाइम पीरियड के बाद क्या हुआ था। तो ऑब्वियसली हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फाइन, तो यहाँ पे आप डाल देना फॉल्स। राइटिंग पे प्लीज मत जाना अभी। ठीक है, नाउ यहाँ पर है द मराठास असर्टेड द पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो मराठास थे उन्होंने इस पीरियड में पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस असर्टेड की थी। तो हाँ, की थी उन्होंने। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, दिस इज राइट स्टेटमेंट। मराठा इसकी इम्पोर्टेंट इस पीरियड में बड़ी थी। ट्रू। ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर समटाइम्स पुश्ड आउट। ओके, अब नोटिस करो। ठीक है, अब देखिएगा आपको सही से। फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो थे उन्हें अपनी जो लैंड एरिया है जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ से उन्हें निकाल दिया जाता था। ठीक है, और कभी कभार मतलब निकाला क्यों था, रीज़न क्या था इसका? क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेटलमेंट थे वो हो रहे थे, मतलब जो एग्रीकल्चर था ना वो स्प्रेड हो रहा था, एग्रीकल्चर का आइडियाज़। अब जब एग्रीकल्चर का आइडिया स्प्रेड हो रहा था तो इससे फॉरेस्ट लोग काट रहे थे, और फॉरेस्ट काट रहे थे तो फॉरेस्ट वाला कहाँ जाएंगे? तो दैट मीन्स इस स्टेटमेंट का मतलब है कि फॉरेस्ट वाले को उनके एरिया से निकाला जा रहा था क्योंकि एग्रीकल्चर स्प्रेड हो रहा था। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, इसके बारे में हमने पढ़ा है चैप्टर में। अगर आपने सारी वीडियोज़ को अच्छे से देखा होगा तो आप इसके आंसर्स को खुद से दे लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ एग्जैक्टली ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है सुल्तान गियासुद्दीन बलबन कंट्रोल असम मणिपुर एंड कश्मीर। ये हमें साफ पता चल रहा है कि स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऐसा स्टेटमेंट कहीं बुक में था ही नहीं और एक्चुअली में ये स्टेटमेंट रॉन्ग है भी, ठीक है, क्योंकि गियासुद्दीन बलबन का रूल असम मणिपुर कश्मीर में था ही नहीं, वहाँ पे मतलब वहाँ से तो कोई दूर दूर का नाता भी नहीं था। असम मणिपुर कश्मीर में दैट मीन्स इनका रूल नहीं था, इसलिए ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स, ठीक है फाइन। ये स्टेटमेंट होगा क्या, फॉल्स। अरे ओके, सो ये स्टेटमेंट आपका हो गया फॉल्स। चलो ठीक है, अभी इसको मत देखना आप लोग, ये वाला थर्ड क्वेश्चन का है। सो अब देख लो यहाँ पे इसके सारे आंसर्स भी दिए गए। पहला वाला था फॉल्स, सेकेंड था ट्रू, थर्ड था ट्रू एंड दिस इज फॉल्स, ठीक है, हो गए। चलो नेक्स्ट चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स क्या कहते हैं, इनको देख लेते हैं जरा। सी फिल इन द ब्लैंक्स पे दिया गया है कि आर्शीप्स आर द प्लेसेस वेयर डैश आर केप्ट। आर्शीप्स में क्या रखते थे हम लोग, आर्शीप्स पहले तो क्या होती थी इसको मैंने बताया है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रही। आर्चीज लाइब्रेरी टाइप होती थी, ये एक स्टोर रूम टाइप मतलब एक रूम टाइप होती थी जहाँ पर बुक्स को रखा जाता था, तो ऑब्वियसली आप उनको लाइब्रेरीज कह सकते हो, ठीक है। सो आर्चीव्स जो थी वहाँ पर क्या रखा जाता था ये पूछा गया है, तो आर्चीव्स में मैन्यूस्क्रिप्ट या इंस्क्रिप्शंस को रखा जाता था। सो आपका आंसर होगा आर्चीव्स आर द प्लेसेस वेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर केप्ट, या आप इंस्क्रिप्शंस भी कर सकते हो, फाइन। बी वाला है वॉज अ 14th सेंचुरी क्रॉनिकल। इसके बारे में हमने पढ़ा है चैप्टर में, एक मतलब बहुत ही फेमस पर्सन, इनके बारे में हमने बार बार चैप्टर में पढ़ा है कि ये 14th सेंचुरी के क्रॉनिकलर थे, ठीक है। तो कौन थे वो, इजी है, अमीर खुसरो। अच्छा अब ना आपको एक आंसर मुझे सर्च करके बताना है, क्या है वो, कि आपको बताना है कि जो अमीर खुसरो थे वो किस किंग के मतलब वी कैन से पोएट थे, है ना, ये एक पोएट भी थे, तो किस किंग के कोर्ट में ये पोएट थे अमीर खुसरो, ठीक है। इसका आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट में करना है, तो ज़रूर करना है, इसका आंसर भूलना मत, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो अमीर खुसरो किस किंग के क्रॉनिकलर थे, ये आपका एज अ होमवर्क आप मान लो। अब नेक्स्ट है आपका सी वाला, यहाँ पे टेस्ट 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 दिए गए हैं एंड फिर से टेस्ट दिया गया है, व्हाट सम ऑफ द न्यू। अब देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आधा अधूरा लग रहा है, इसका यहाँ पे है, एक्चुअली ये शिफ्ट हो गया पीडीएफ बनाते टाइम पे, ठीक है। सो ये क्या, व्हाट द न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस्ड इन द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। नई क्रॉप्स कुछ मतलब यहाँ पे क्रॉप्स के बारे में पूछा गया कि उस पीरियड में जो हमने बुक में पढ़ा, इस टाइम पीरियड में कौन सी न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस कराई जा रही थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन सी नई क्रॉप्स इस टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस कराई जा रही थी। सो इसका आंसर होगा पटेटो, चिली, कॉर्न, कॉफ़ी, क्या बोलते टी, ये सारी न्यू क्रॉप्स थी जो इस टाइम पीरियड में आ रही थी, ठीक है। इनके बारे में मैंने बुक में पढ़ा है, अगर आपने जो वीडियोस थे उनको अच्छे से देखा होगा और चैप्टर को खुद से भी एक बार रीड किया होगा, तो आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। सो इसके आंसर यहाँ पर देंगे पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी, कॉफ़ी, फाइन। चलो इतना हो गया। ओके नेक्स्ट है लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद द पीरियड, सॉरी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड, मैं एक्चुअली यहाँ पे आ गई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला, ठीक है। तो क्या कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे जो इस पीरियड में एसोसिएट हुए थे, दिस इज योर क्वेश्चन, और यहाँ पे आपका आंसर है कि कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो कि इस पीरियड में एसोसिएट हुए थे, मतलब जो कि इस पीरियड में आए थे या डेवलप हुए थे, वो कौन से थे, पर्शियन व्हील, स्पिनिंग व्हील, फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। हमने इनके बारे में पढ़ा था, इनफैक्ट मैंने पिक्चर्स से आपको शो की थी, ठीक है। तो आई होप ये आपको पता होगा। सो स्पिनिंग व्हील भी थे, पर्शियन व्हील भी थे और फायर आर्म्स भी थे, फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। फिफ्थ क्वेश्चन आपका बोलता है कि व्हाट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट इन दिस पीरियड। इस पीरियड में मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स क्या क्या थी, ठीक है।
तो इसका आंसर यहाँ पर है एक्चुअली, इसको देख लेना। ठीक है, तो आपका आंसर है कि मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स ऑफ दिस पीरियड, कुछ मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट इस पीरियड के क्या क्या है। सो यहाँ पर है फर्स्ट, मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड आर इंक्लूसिव ऑफ न्यू डाइटीज, नए डाइटीज होते वो एमर्ज हो रहे थे, है ना। नेक्स्ट है एमर्जेंस ऑफ भक्ति, आइडिया ऑफ भक्ति जो था वो स्प्रेड हो रहा था, फाइन। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम, और इस्लाम जो था वो आ रहा था। ठीक है, हो गया। अब है लेट्स अंडरस्टैंड ये वाला। ओके, सो यहाँ पर है इन व्हाट वेज हैज द मीनिंग ऑफ टर्म हिंदुस्तान चेंज्ड ओवर सेंचुरीज, जो ये हिंदुस्तान टर्म है इसकी मीनिंग कैसे कैसे चेंज होती गई। ओके, सो यहाँ पर है ओवर द सेंचुरीज देयर हैज़ बीन अ वास्ट चेंज इन द मीनिंग ऑफ टर्म हिंदुस्तान। ठीक है, सो क्या क्या चेंजेस थे। टुडे इट इज़ अंडरस्टूड, सॉरी हाँ, सो टुडे इट इज़ अंडरस्टूड एज इंडिया, द मॉडर्न नेशन स्टेट इन द 13th century। ठीक है, मॉडर्न नेशन स्टेट, आज हम इसको क्या जानते हैं, एक मॉडर्न नेशन स्टेट इंडिया। बट 13th century की अगर बात करें तो उस टाइम पर जो टर्म थी ना, इसे लैंड अंडर दिल्ली सल्तनत, मतलब जो दिल्ली सल्तनत के आसपास का लैंड था, इसे वो मतलब हिंदुस्तान तक इसे कहा जाता था। जो भी दिल्ली सल्तनत के आसपास का लैंड था वो पूरा हिंदुस्तान का ही था। ठीक है, नेक्स्ट है बाबर जो आए थे, बाबर ने इस टर्म को यूज़ किया था, द डिस्क्राइब टर्म टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी कल्चर एंड फ्योना ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो बाबर ने इस टर्म को इस तरीके से यूज़ किया था, मतलब जो इंडिया का फ्लोरा फ्यूना था और मतलब जियोग्राफी थी इंडिया की, इसको शो किया था उन्होंने एज अ हिंदुस्तान। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, वेट ये क्वेश्चन और बचा है आपका। नेक्स्ट है हाउ आर द अफेयर्स ऑफ जातीज रेगुलेटेड, जातीज क्या थी, ठीक है, इनके बारे में कुछ बताया जाए। सो जातीज एक्चुअली क्या थी, द अफेयर्स ऑफ द जातीज वर रेगुलेटेड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स नोन एज द जाति पंचायत। जाति पंचायत करना पड़ा था, उसमें क्या लिखा था कि मतलब जातीज के अपने खुद के रूल रेगुलेशंस होते थे। ठीक है, जातीज के अपने खुद के रूल रेगुलेशंस होते थे। जाति जो होते थे उनमें एक हेड बनाया जाता था, ठीक है, हर एक जाति का, जो कि अपने खुद के रूल रेगुलेशंस चलाती थी और उनके डिस्कशन या मतलब पंचायत टाइप रखती थी, उसमें उनके खुद के रूल्स और रेगुलेशंस होते थे। सो द अफेयर्स ऑफ जाति वर रेगुलेटेड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, वो एक्चुअली एल्डर्स की असेंबली लगती थी, जैसे पंचायत होती है ना, तो वो जाति पंचायत कहते थे उससे, नोन इन सम एरियाज एज जाति पंचायत। ठीक है, ओके, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल एम्पायर मीन, पैन रीजनल एम्पायर का क्या मतलब था, ये पूछा गया है। ठीक है, तो पैन रीजनल एम्पायर से आप क्या समझते हो। पैन रीजनल एम्पायर मीन्स क्या होता है कि एम्पायर इज अप्लाइड टू पैन रीजनल एम्पायर इज अप्लाइड टू an empire which stretches over many regions. The Mughal Empire is a good example of such empire. मतलब कि पैन रीजनल एम्पायर मतलब कि छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं, छोटे छोटे जो स्टेट्स थे उनको मिला के एक बहुत ही बड़ा एरिया कवर किया था, जो मुगल किंग्स थे उन्होंने। तो फिर जो मुगल सल्तनत थी उसको काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल बनाया जाता है पैन रीजनल एम्पायर का, मतलब कि छोटे छोटे स्टेट्स को मिला के काफ़ी बड़ी एम्पायर बना ली थी उन्होंने। ठीक है, छोटे छोटे स्टेट्स को मिलाकर काफ़ी बड़ी एम्पायर इंडिया में स्प्रेड कर ली थी, काफ़ी बहुत बड़ी मुगल एम्पायर फैली थी। तो मुगल एम्पायर जो थी ना, काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल है पैन रीजनल एम्पायर की। ठीक है,
ओके, अब क्या है, सो नेक्स्ट आपका लेट्स डिस्कस वाला पार्ट, ठीक है। इसमें आपको ये भी आपके बुक में दिए गए क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिफिकल्टीज हिस्टोरियन फेस इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट। हिस्टोरियंस को क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी बाय यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट, जब उन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट को यूज़ किया था। तो क्या क्या डिफिकल्टीज थी। सो वाइल यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट द हिस्टोरियन फेस नंबर ऑफ डिफिकल्टीज, ठीक है। क्या क्या थी, manuscripts were written with the hand and as a result there were small but significant differences between any introduced change। मतलब क्या होता है, देखो मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी वो हैंड से उस टाइम पर लिखी जाती थी, ठीक है, उनको हाथों से लिखते थे। सो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन विद द हैंड एंड एज अ रिजल्ट देयर वर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन एनी टू कॉपीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ये कॉपी है, ये किसी मतलब राइटर ने लिखी, ठीक है। तो अब ये जो दूसरा लिखेगा, ये मतलब क्या, हिस्टोरियन वी कैन से, हिस्टोरियंस लिखते थे हिस्ट्री को, ठीक है। तो ये किसी पर्टिकुलर हिस्टोरियन ने लिखी ये वाली मैन्यूस्क्रिप्ट। अब क्या हुआ कि दूसरे हिस्टोरियन को जब हिस्ट्री लिखनी हुई तो उन्होंने कई सारी मैन्यूस्क्रिप्ट चेक किया, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ इस वाली मैन्यूस्क्रिप्ट से लिखना शुरू करते हैं। तो अब जो इसमें लिखा है उस टाइम पे, ये जो भी लिखा होगा उस टाइम पे सब कुछ हैंड से लिखा जाता था, ठीक है। जब हाथों से सब कुछ लिखा जाता था तो क्या होता था, कभी कभार किसी दूसरे हिस्टोरियन को, जो ये जैसे फॉर एग्जांपल ये मैन्यूस्क्रिप्ट है, इसमें कुछ ऐसी राइटिंग लिखी है कि बहुत कम चीज़ें समझ में आ रही है इस वाले हिस्टोरियन को, ठीक है। तो अब ये लिख तो रहा है बेचारा, बट राइटिंग प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है, राइटिंग नहीं समझ में आ पा रही है। तो अब जो लिखा हुआ है वैसे तो लिख दे रहा है, बट क्या होगा कि कुछ वर्ड्स डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये सोचेगा लिख दे रहे जैसा लिखा हुआ है उसी की वर्ड की डिज़ाइन बना दे रहे, तो वैसे ही लिख देगा वो, बट कहीं ना कहीं डिफरेंसेस वर्ड्स में आ जाएंगे। और वो छोटे छोटे से डिफरेंसेस काफ़ी बड़े बड़े डिफरेंसेस में, मतलब काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस का वी कैन से कि रूप ले लेंगे, ठीक है। काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस बन जाएंगे। फिर हिस्ट्री जो इसमें कुछ और चीज़ें लिखी होंगी, और जो सेम चीज़ यहाँ पे इस हिस्ट्री में लिखी है बट इसका मीनिंग बदल जाएगा, मतलब इस यहाँ पे कुछ और वर्ड होगा और इसमें जाके कुछ और वर्ड हो गया, जिससे उसका मीनिंग जो है ना चेंज हो गया, ठीक है। सो ये है यहाँ पे, समझ में आया इतना। सो यहाँ पे दे रहे कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन विद द हैंड एंड एज अ रिजल्ट there were small but significant differences between any two copies, ठीक है। The scribes who copied them introduced changes, जो स्क्राइब्स इनको कॉपी करते थे, जैसे ये किसी स्क्राइब ने लिखी और इसको कॉपी किया दूसरे स्क्राइब ने, अब राइटिंग में डिफरेंस आ गया, राइटिंग नहीं समझ में आई दूसरे वाले स्क्राइब को पहले वाले की, तो अब क्या करेंगे, मतलब जो लिखा हुआ है वैसे ही सेम कॉपी कर देंगे, बट कुछ वर्ड्स में डिफरेंसेस आ जाएगा, ठीक है, कुछ वर्ड्स में डिफरेंसेस आ जाएगा और वो वर्ड मीनिंग चेंज करता चला जाएगा एक टाइम पीरियड के साथ, ठीक है। अब इस अगर इसकी राइटिंग इसको नहीं समझ में आई, तीसरे स्क्राइब ने अगर इस कॉपी को यूज़ किया हिस्ट्री लिखने के लिए, तो सपोज दैट कि कुछ वर्ड्स जो ऐसे हुए जो क्या बोलते हैं, मतलब लिखे हुए हैं इसमें, वो थर्ड हिस्टोरियन को या थर्ड स्क्राइब को समझ में नहीं आया, तो वो भी वैसे कॉपी कर देगा, बट चेंजेस जो है ना और बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। हो सकता है पहले वर्ड गलत हो, इस बार पूरे स्टेटमेंट या पूरी लाइन गलत हो जाए, तो उससे मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है, हिस्ट्री का। फाइन, सो स्क्राइब्स हु कॉपीड देम इंट्रोड्यूस चेंजेस, एज अ रिजल्ट हिस्टोरियन हैव टू रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ सम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैज ओरिजिनली रिटन। तो उसी मैन्यूस्क्रिप्ट के डिफरेंट वर्जन को रीड करना पड़ता था ये गैस करने के लिए कि ऑथर ने एक्चुअली में लिखा क्या है, ठीक है, ये होता था। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, वेट, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाउ डू हिस्टोरियन डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स, डू दे फेस एनी प्रॉब्लम इन डूइंग सो। हिस्टोरियंस ने पास्ट को कैसे डिवाइड किया, क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी ये करते टाइम पे, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर, हिस्टोरियन डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर, ठीक है। इसके अंदर ने पढ़ा है कि हिस्टोरियन ने पास्ट को किस तरीके से डिवाइड किया, इससे जस्ट पिछली वाली वीडियो में ही हम इसको पढ़ के आए हैं, ठीक है। सो हिस्टोरियन जो थे सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर पे डिपेंड रहते थे हिस्ट्री को डिवाइड करने के लिए, ठीक है। सो इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स जो थे ना, इन पे मतलब इन टू पीरियड्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिक, जो
डिवाइड किया था उन्होंने, वो किस बेस पे किया था, इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स पे डिवाइड किया था, विच कैरेक्टराइज दैम। ठीक है, इन डूइंग सो दे फेस्ड विथ टू प्रॉब्लम्स। ये करते समय ना उनको दो प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा। कौन सा? पहला, इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस जो कि टाइम टू टाइम टेक प्लेस कर रहे थे सोसाइटी में। ठीक है, सो इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस कीप टेकिंग प्लेस, हैंस डेफिनेट बाउंड्रीज कैन नॉट बी ड्रॉन। तो कोई डेफिनेट मतलब उसकी वी कैन से कि नहीं लिख पा रही थी, या डेफिनेट जो टाइम पीरियड था वो डिवाइड नहीं हो पा रहा था, मतलब सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे, इसकी वजह से एक डेफिनेट डिवीज़न, एक राइट डिवीज़न जो कि चलता रहे, वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स में चेंजेस आ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट इज कि प्लेस हैंस डेफिनेट बाउंड्रीज कैन नॉट बी ड्रॉन। ठीक है, सेकेंड है कि दीज पीरियड्स आर कंपेयर विद मॉडर्निटी। इन पीरियड्स को मतलब जो पीरियड्स हुए थे ना जो डिवाइड किए गए थे, सो दीज पीरियड्स आर कंपेयर्ड विद मॉडर्निटी। मॉडर्निटी गिव्स अ सेंस ऑफ प्रोग्रेस। मॉडर्निटी सेंस ऑफ प्रोग्रेस मतलब मॉडर्न चीज़ें आ रही हैं तो ऑब्वियसली प्रोग्रेस हो रहा होगा, इसलिए वो मॉडर्न कहलाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट देयर वॉज नो प्रोग्रेस बिफोर, विच इज़ नॉट ट्रू। तो मतलब ये शो करता है कि कोई प्रोग्रेस इससे पहले हुआ नहीं था, पर ऐसा तो है नहीं, प्रोग्रेस हुआ था। मतलब देखो मॉडर्न पीरियड में क्या था कि मॉडर्न पीरियड ये शो करता है, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, सो देखो मॉडर्न पीरियड का देखो उनको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, जो मॉडर्न पीरियड है और ये मिडिएवल वाला, तो हमने देखा कि मिडिवल पीरियड में भी कई सारे डेवलपमेंट आए थे, है ना, आए थे ना, बट अब उसका नेम क्या रख दिया, मिडिवल पीरियड, और इसका रख दिया मॉडर्न पीरियड। तो मॉडर्न मतलब क्या कि और कई मतलब नई चीज़ें डेवलप हो रही, मॉडर्निटी आ रही है सोसाइटी में। बट क्या ऐसा था कि मिडिवल पीरियड में कोई भी डेवलपमेंट नहीं आया? मॉडर्न पीरियड में डेवलपमेंट्स आए थे, बट ऐसा नहीं है कि मिडिवल पीरियड में ना आए, मिडिवल पीरियड में भी थोड़ा डेवलपमेंट्स आए थे। तो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो लोग कि मॉडर्न इसका नेम तो रख दिया, लेकिन ये शो कर रहा था कि सिर्फ मॉडर्न पीरियड में ही डेवलपमेंट्स आए हो और किसी पीरियड में डेवलपमेंट ना आए हो, बट ये सच नहीं था, ये ट्रू नहीं था। तो ये स्टेटमेंट आपको यही एक्सप्लेन कर रहा है कि सेकेंड, दीज पीरियड्स आर कंपेयर्ड विद मॉडर्निटी। ये पीरियड्स को कंपेयर किया जाता था मॉडर्निटी से, मतलब जो एंशियंट और मिडिवल थे इनको मॉडर्निटी से कंपेयर कर देते। मॉडर्निटी गिव्स अ सेंस ऑफ प्रोग्रेस, और मॉडर्निटी जो थी वो क्या सेंस देती थी, प्रोग्रेस का सेंस, कि उन्नति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है मॉडर्न पीरियड में। पर ऐसा नहीं था कि मिडिवल पीरियड में कोई प्रोग्रेस ना हुई हो, कोई डेवलपमेंट ना हुए हो। ठीक है, सो ये दिक्कत आ रही थी उन्हें डिवीज़न में। दिस इम्प्लाइज दैट, ये शो करता है, ये मतलब दिखाता है कि देयर वॉज नो प्रोग्रेस बिफोर, मतलब इससे पहले मॉडर्न पीरियड से पहले कोई प्रोग्रेस हुई नहीं, बट ऐसा नहीं था। मिडिवल पीरियड में भी कई सारी प्रोग्रेसेस आई थी। सी आइडिया मतलब जो क्या बोलते हैं, ये जो नए नए रिलीजन डेवलप हो रहे थे, और कई जैसे कि पर्शियन व्हील डेवलप हुए, ठीक है, स्पिनिंग व्हील आए, फायर आर्म्स आई, फायर आर्म्स विद कॉम्बैट, ठीक है, ये आए, और क्या बोलते रिलीजियस सिस्टम तो मैंने आपको बताया ये भी, ठीक है, और जो आइडिया ऑफ भक्ति था वो स्प्रेड हुआ। तो कई सारे डेवलपमेंट मिडिवल पीरियड में भी हुए, पर मॉडर्न पीरियड ये शो करता है कि मॉडर्न पीरियड में मॉडर्निटी या प्रोग्रेस आई, बट ये सच नहीं था कि सिर्फ मॉडर्न पीरियड में ही आई हो, मिडिवल पीरियड में भी प्रोग्रेस आई थी। तो ये दिक्कत आ रही थी उन्हें, ठीक है, ये प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, पूरे डिस्कस कर लिए मैंने, ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके डिस्कस मैंने यहाँ पे कर लिए। सो अब हम लोग करेंगे रिवीजन क्वेश्चंस को। मैं अभी रिवीजन क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रही हूँ, वेट। ओके, सो देख लो, ये आपके रिवीजन क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ। सो एक सेकेंड ना, हाँ, तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, ये तो पहली बात वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये देख लो आप, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, बाय whom was the हिंदुस्तान यूज्ड फर्स्ट। मतलब जो हिंदुस्तान टर्म है ये सबसे पहले किसने यूज़ की थी, ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड है,
What did the Minhaj-i-Siraj mean by term हिंदुस्तान? मिनहाज-i-सिराज का क्या मतलब था हिंदुस्तान वर्ड से? मतलब ये क्या सोचते थे हिंदुस्तान वर्ड के बारे में। और यहाँ पर पूछा गया कि बाबर का क्या मतलब था हिंदुस्तान से, मतलब बाबर के क्या आइडियाज़ या ओपिनियंस। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज अल ऋषि। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। सो अल ऋषि कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, हु वॉज अल ऋषि। फाइन। नेक्स्ट है, नेम सम सोर्सेज दैट गिव name some sources that give some information about past। ये यहाँ पे कट कर देना है, ठीक है। सो कुछ सोर्सेज के नेम बताओ जो कि इंफॉर्मेशन हमें देते हो किसके बारे में, पास्ट के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर दी आर्चीव्स, आर्चीव्स क्या थी। नेक्स्ट, व्हाट आर दी टू मेन सेट्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम जो था धर्म, इस्लाम इसके क्या क्या डिविजन्स थे, ठीक है। इसके क्या क्या डिविजन्स थे या सेक्ट्स थे, ये बताने हैं। फाइन। सो देखो फर्स्ट आंसर, यहाँ पे आपके आंसर्स दिए गए हैं, मैंने सारे दे दिए, चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, और वरना इनके जिनको पता है तो इनके आंसर्स को आप खुद से लिख कर ट्राई करना, ठीक है। So first of all, the term Hindustan was first used by Minhaj-i-Siraj in 13th century। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस सेंचुरी में मिनहाज-i-सिराज ने हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया था, ठीक है, इन 13th सेंचुरी। एंड ही वॉज अ पर्शियन क्रॉनिकल, वो एक पर्शियन क्रॉनिकल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही मीन मतलब मिनहाज-i-सिराज मीन द एरिया ऑफ पंजाब, मतलब जो पंजाब हरियाणा वाला जो एरिया था, एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना, और जो गंगा यमुना के बीच के लैंड थे, ठीक है, गंगा यमुना। द टर्म वॉज यूज्ड इन अ पॉलिटिकल सेंस, ये टर्म यूज होती है एक पॉलिटिकल सेंस में। टर्म वॉज यूज्ड इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनियंस, ठीक है, ऑफ दिल्ली। ये टर्म दिल्ली के जो डोमिनियंस थे ना उनके लिए यूज़ होता है, मतलब दिल्ली के आसपास के जो एरियाज़ थे, जैसे कि गंगा यमुना का बीच का रीजन हो गया, ठीक है, गंगा यमुना का रीजन वी कैन से, या फिर पंजाब हरियाणा वाला रीजन हो गया। सो ये बेसिकली हिंदुस्तान वर्ड, मतलब इसका मतलब था हिंदुस्तान, किसके वी कैन से सेंस ऑफ व्यू से या पॉइंट ऑफ व्यू से, मिनहाज-i-सिराज के, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफ द दिल्ली सल्तनत, बट इट नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। पर जो साउथ इंडिया वाला पार्ट था, ठीक है, साउथ इंडिया का जो पार्ट था उसको कभी यूज़ नहीं किया। जो ऊपर का पार्ट था, दिल्ली सल्तनत के आसपास के एरिया जो ऊपर का पार्ट था उसका ही मीन्स हिंदुस्तान था, पर जो साउथ इंडिया वाला जो पार्ट था उसको कभी नहीं लिया गया हिंदुस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट है बाबर जो थे, बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड को कैसे यूज़ किया, ये कैसे डिस्क्राइब किया। सो बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, द फ्यूना एंड द कल्चर इनटू इनहेबिटेंट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि हु वॉज अल ऋषि, अल ऋषि कौन थे। सो इसका आंसर है कि अल ऋषि एक अरब जियोग्राफर थे, एंड एक मतलब अरब जियोग्राफर एंड वॉज एन अरेबियन, ठीक है, वो एक अरब जियोग्राफर थे और खुद वो एक मतलब अरेबियन थे, बात वही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्वेश्चन है व्हाट आर टू मेन व्हाट इज आर्चीव्स, आर्चीव्स क्या है। और उससे पहले ओके हम फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे है, ठीक है, फिफ्थ वाले पे है, इसको नोटिस करना। फिफ्थ वाला, नेम सम सोर्सेज दैट गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट के बारे में। तो सोर्सेज क्या है, कॉइन्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, कॉइन्स इंस्क्रिप्शंस, अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स एंड
आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये हो गए आर्ट एंड आर्किटेक्चर। नेक्स्ट इज व्हाट आर आर्चीव्स। आर्चीव्स क्या थी? सो आर्चीव्स वाला क्वेश्चन आपका यहाँ। ओके, सो आर्चीव्स क्या थी? सो बेसिकली आर्चीव्स वो प्लेसेस थी जहाँ पर इंस्क्रिप्शन या मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रखा जाता था, ठीक है। सो आर्चीव्स आर द प्लेसेस जहाँ पर मैन्यूस्क्रिप्ट्स या इंस्क्रिप्शंस को रखा जाता था, ठीक है, स्टोर या किया जाता था। नेक्स्ट है कि जो इस्लाम धर्म था उसके 2 सेक्ट्स को बताओ। इस्लाम धर्म के 2 सेक्ट्स को बताओ। तो 2 सेक्ट्स कौन से थे? शिया और सुन्नी, ठीक है। ये इस्लाम के थे। किसके? इस्लाम के। कौन से? शिया और सुन्नी, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चंस। अभी लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे देखो, मैं 4 क्वेश्चन लेके आई हूँ, बट चारों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आंसर राइटिंग आपको लॉन्ग क्वेश्चंस की कैसे करनी है। आप यहाँ पे पहले तो एक चीज़ नोटिस करो, ज़्यादातर जो आंसर्स लिखे हैं ना मैंने, ये पॉइंट में लिखे हैं, ठीक है। ये आंसर्स कैसे लिखे हैं मैंने? ये पॉइंट्स में आंसर लिखे हैं। अगर आप इन चीज़ को नोटिस करो तो ये आंसर्स कैसे लिखे मैंने? पॉइंट्स में लिखे हैं, ठीक है। सो पॉइंट्स में लिखने से क्या है कि इसमें आपके मार्क्स स्कोर करने में काफ़ी अच्छा होता है। और साथ में मतलब जैसे कि आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है, तो आपसे उसमें मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपसे आंसर पूछा गया लॉन्ग क्वेश्चन एक तरीके से पूछा गया है। तो आप बेटर है कि उसको पॉइंट्स में आंसर करो, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब एक का पॉइंट आप लिख सकते हो उसमें। एग्जैक्ट एक्यूरेट पॉइंट जो एक्चुअली आंसर है, आप वही पॉइंट्स को लिखना, ठीक है। तो इससे आपके 4 के 4 मार्क्स आएंगे। पैराग्राफ में आंसर राइटिंग में फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। मे बी कि उसमें आपको 3 मिले मार्क्स या 2 मिले, बट पॉइंट्स में अगर आप एक्यूरेट पॉइंट्स लिखते तो फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। सो ये काफ़ी अच्छा होता है मार्क्स स्कोरिंग के लिए, पॉइंट्स में आंसर राइटिंग। हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है साथ में, मतलब SST आप ले लो, ठीक है। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि अवर, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने इसको, अवर इंफॉर्मेशन अबाउट मिडिवल पीरियड इज़ मच मोर दैन द एंशिएंट पीरियड, गिव रीज़न। क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारा जो इन्फॉर्मेशन है मिडिवल पीरियड के बारे में ज़्यादा है एंशिएंट पीरियड से? अगर देखा जाए एंशिएंट पीरियड से कंपेयर करें तो मिडिवल पीरियड की इन्फॉर्मेशन हमारे पास ज़्यादा है। इसके क्या रीजंस हैं? तो इसके ना बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। सो द नंबर ऑफ वेराइटीज़ ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली। टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स जो थे वो बढ़ रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड मीन्स इस पीरियड में टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स काफ़ी बढ़ रहे थे, इसकी वजह से हमें जो ये पीरियड था इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है दिस स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। और धीरे धीरे उन्होंने अदर टाइप्स की जो इन्फॉर्मेशन थी उसको मतलब डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया, ठीक है, जो अदर इन्फॉर्मेशन थी उसको। एंड वेट, ओके। सो नेक्स्ट क्या है कि हाँ, नेक्स्ट है अवेलेबल इन्फॉर्मेशन का। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर। इस पीरियड में जो पेपर्स थे वो सस्ते हो रहे थे, दे वर ग्रेजुअली बिकमिंग चीपर, ठीक है। तो इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिख पा रहे थे, ठीक है। एंड मोर वाइडली अवेलेबल, और इजली मिल भी रहे थे। पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्सेस। पीपल ने इनको यूज़ किया होली टेक्सेस लिखने के लिए। होली टेक्सेस, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर, वेट ऐसे शो नहीं करेगा आपको, ठीक है। सो क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर, लेटर, टीचिंग्स ऑफ सन्स, पिटिशंस, जुडिशियल रिकॉर्ड्स एंड सो ऑन, ठीक है। जुडिशियल रिकॉर्ड्स एंड फॉर क्या बोलते रजिस्टर ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, एंड टैक्सेस। तो ये सब चीज़ें जो थी ये वी कैन सी कि पेपर पे लिखी जाती थी। और पेपर पे लिखी जाती थी तो मतलब कि उनको लोग कलेक्ट करके रख लेते थे, जिससे कि बाद में लोगों को जानकारी हो सके कि कैसे हमारी हिस्ट्री थी, ठीक है। तो अब क्या है नेक्स्ट है मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय दी वेल्दी पीपल। मतलब जो वेल्दी पीपल होते थे, ठीक है, जिनका अच्छा खासा पैसा होता था, वही लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स को रख पाते थे, ठीक है। और जो रूलर्स होते थे या फिर मोनेस्ट्रीज हो गई, टेम्पल्स हो गए, ठीक, उसका क्या है कि दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज। उनको लाइब्रेरीज में रखा था और आर्चीव्स में, ठीक है।
लाइब्रेरी होगी या आर्चिव्स हो गई, ठीक, इनमें रखा जाता था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज हिस्टोरियंस फेस इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, डिफिकल्टीज हिस्टोरियंस फेस कर रहे थे इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। वेट, सो डिफिकल्टीज हिस्टोरियन फेस इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स आर, पहले तो कि देयर वर नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, उस टाइम पे कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी लोगों के पास, तो जो मैन्युस्क्रिप्ट या इंस्क्रिप्शन होते थे वो हैंड से लिखे जाते थे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ओके, सो इन दोज डेज सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाय द हैंड विच वर समटाइम डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टूड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये हो गया, देखो पॉइंट में मैंने आंसर लिखे है इसमें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट आपका एज स्क्राइब कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस। जब स्क्राइब मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी करते थे तो वो कुछ चेंजेस को इंट्रोड्यूस कराते थे, मतलब चेंजेस, मतलब बाय मिस्टेक उनसे मिस्टेक्स हो जाती थी तो वो चेंजेस बन जाते थे। ठीक है, जब राइटिंग की समझ में आई या कोई प्रॉब्लम होती थी तो उससे जैसे कि मिस्टेक हो गई उसमें छोटे छोटे वर्ड्स में, तो उससे वाइड, मतलब धीरे धीरे फिर बड़े बड़े चेंजेस आते रहते थे, तो वो एक वाइड मिस्टेक हो जाती थी, काफ़ी बड़ी मिस्टेक। अब यहाँ पे क्या है कि एज डिस्क्राइब कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस। अब सी अ वर्ड हियर अ सेंटेंस हियर, मतलब वर्ड और सेंटेंसेस पूरी की पूरी मीनिंग चेंज करती थी। ठीक है, कुछ वर्ड यहाँ पे और कुछ सेंटेंस दूसरे वाले मैन्युस्क्रिप्ट में, दूसरे स्क्राइब्स के उसमें, तो मतलब इस तरीके की चेंजेस होते थे उसमें। सो ये डिफ़िकल्टी थी उनके लिए। दिस स्मॉल डिफरेंसेस क्रू ओवर सेंचुरीज, ये स्मॉल डिफरेंसेस ना बढ़ते ही जाते थे सेंचुरीज तक, और फिर बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ जाते थे कि पूरे जो लिखा है इंस्क्रिप्शन उसकी मीनिंग चेंज कर देते थे। ठीक है, फर्स्ट इंस्क्रिप्शन कुछ और होगा और जो लिखा होगा ना लास्ट में वो कुछ और ही होगा। नेक्स्ट है ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ऑथर, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो थी ऑथर की इज़ रियली फाउंड टुडे। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट हमें बहुत मुश्किल से ही शायद कहीं मिल जाए। ठीक है, आज के वक्त तो नहीं मिलेगी ज़्यादा। सो दे हैव टू डिपेंड अपॉन दी कॉपीज़, तो फिर उन्हें कॉपीज़, जो कॉपी अदर स्क्राइब्स में लिखी होंगी उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था हिस्टोरियंस को और हिस्ट्री को लिखने के लिए। ठीक है, सो जो अदर कॉपीज़ होती थी उन ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट की, उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था उनको। So they have to upon the copies made by the later scribes. So as a result, historians have to read different manuscript versions of same text to guess what the author had originally written. तो फिर historians को different manuscript version को read करना पड़ता ये जानने के लिए, ये guess करने के लिए कि actually में author ने लिखा क्या है। ठीक है, so ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछता है कि What were some of the major religious developments during this period? इस पीरियड में major religious developments क्या क्या हुए? So some major religious developments during this period are, it was, see यहाँ पे, it was during this period that important changes occurred in Hinduism. These included the worship of new deities, the construction of temples by royalty, and the growing importance of Brahmins. ठीक है, Brahmins की importance बढ़ रही थी, growing importance of Brahmins, the priest as a dominant group in the society. ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो फिर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। पूरा एक्सप्लेन मैंने चैप्टर में किया है, पूरा एक्सप्लेन करने बैठ गई तो फिर बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देयर वॉज एमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति अमंग द पीपल। ठीक है, नेक्स्ट है दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड वैन न्यू रिलीजन अपीयर्ड इन दी सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स, जो मर्चेंट माइग्रेंट दूसरे क्या बोलते हैं देश से आते थे। ठीक है, फर्स्ट ब्रॉड दी टीचिंग्स ऑफ होली कुरान, कुरान की टीचिंग्स को लेकर आए थे, जिससे जो इस्लाम धर्म था वो इंडिया में डेवलप हुआ था, नया धर्म आया था टू इंडिया इन दी 7th century।
फाइन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका पूछता है कि कंपेयर द मैप मेड बाय द अल्ड्रिशी एंड दैट मेड बाय फ्रेंच कार्टोग्राफर। अब जो हमने सबसे स्टार्टिंग में मैप पढ़े थे ना, अल्ड्रिशी के और फ्रेंच कार्टोग्राफर के, मतलब मैप 1 और मैप 2, उनके बीच में आपको कंपैरिजन दिखाना है, ठीक है, कि क्या क्या कंपैरिजन्स हैं। सो सी यहाँ पर ये देखो, ये कंपैरिजन जो है ये मैप 1 के बारे में है, यहाँ तक टिल हेयर, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद मैप 2 के बारे में कंपैरिजन, ये देखो मैप 2 लिखा है, मैप 2 का कंपैरिजन ये लिखा है। सो दोनों के कंपैरिजन लिख रखते हैं। चलो पढ़ लेते हैं फटाफट से। मैप 1 वॉज मेड बाई अरब जियोग्राफर अल-द्रिशी, ठीक है। इट वॉज मेड इन 1154 CE। अब CE का मतलब क्या होता है एक्चुअली, क्रिश्चियन एरा। ये देखो ये लिखा हुआ है क्रिश्चियन एरा, इसका फुल फॉर्म होता है CE का, ठीक है। जैसे कि BC का बिफोर क्राइस्ट होता है, सो इसका क्रिश्चियन एरा है। नेक्स्ट है, इन दिस मैप साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सेप्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। इस मैप में साउथ इंडिया वहाँ पर है जहाँ पर हम ये एक्सेप्ट कर दें कि हमें नॉर्थ इंडिया मिले। मतलब जम्मू कश्मीर की तरफ जो है ना, जो केरला और ये सब वाले पार्ट है वो ऊपर लटका दिए और जम्मू कश्मीर को नीचे कर दिया, उल्टा ही लटका दिया है इंडिया को, ठीक है, इंडिया को उल्टा करके लटका दिया है। जहाँ पे हम होप करते हैं, मतलब जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि साउथ इंडिया हो वहाँ पर नॉर्थ इंडिया दिख रहा है, और जहाँ पे नॉर्थ इंडिया हो वहाँ पर साउथ इंडिया दिख रहा है, तो इनका मैप उल्टा था, ठीक है। सो ये डिफरेंस था। एंड श्रीलंका इज द आइसलैंड एट द टॉप, और श्रीलंका को ऊपर लटका दिया है, ऊपर लटक जाओ श्रीलंका को, है ना, हुक में टाइट करके ऊपर लटका दिया श्रीलंका को, ठीक है। सो ये था। उसके बाद क्या है, द नेम्स ऑफ प्लेसेस आर मार्क्ड इन अरेबिक, और जो प्लेसेस के नेम है उन्हें अरेबिक में मार्क करके रखा है, ठीक है। एंड देयर आर सम पॉपुलर प्लेसेस ऑफ उत्तर प्रदेश लाइक कन्नौज स्पेल्ड एज कन्नौज, और कुछ प्लेसेस जो कॉमन प्लेसेस हैं, ठीक है, पॉपुलर, वी कैन से पॉपुलर प्लेसेस। सो जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज हो गया, ठीक है, जिसको कन्नौज इस तरीके से लिख देते हैं, ये इसको हम लिखते हैं कन्नौज, ठीक है। सो ये था। नेक्स्ट जो मैप 2 है उसके बारे में बताया जा रहा है कि मैप 2 को क्या था सिस्टम। ओके, सो अब मैप 2 देख लो। सी मैप 2 में क्या है कि मैप 2 वॉज मेड बाय ए फ्रेंच कार्टोग्राफर। मैप 2 को फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था, ठीक है। एंड क्या था कि इट वॉज मेड इन 1720s। ये 1720s में बना था, 1720s में। ये देखो मैप 2 वॉज मेड इन 1720s, मीन्स 600 years आफ्टर मैप 1। मैप 1 के 600 साल बाद मैप 2 बना था, 600 years बाद। फाइन, ओके। उसके बाद क्या है, सो दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस, और इसीलिए जो ये मैप है ये हमको काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर दिखता है आज के जो मैप है उससे। एंड द कोस्टल एरियाज इन दी पर्टिकुलर एरिया, और जो कोस्टल एरियाज हैं एरियाज इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल, उनको डिटेल में लिखा है, मतलब पूरा डिटेल्ड मैप है वो, ठीक है, हर एक इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है, पूरा डिटेल मैप है। एंड इट वॉज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स, और इस मैप को यूरोपियन सेलर्स यूज़ करते हैं, एंड मर्चेंट्स ऑन द वॉयजेस, मर्चेंट्स या यूरोपियन सेलर्स जो हैं वो इस मैप को यूज़ करते हैं। सो आपने देख लिया कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और आंसर को पॉइंट में आपको कैसे लिखना है, ठीक है। फॉर सपोज 4 मार्क्स का है तो आप 4 पॉइंट्स लिखो उसके, बट जो एक्यूरेट पॉइंट आपको आते हैं वही, ठीक है। 3 मार्क्स का है तो आप 3 पॉइंट्स लिखो उसके। अब जैसे वेरी शॉर्ट में है तो आप वेरी शॉर्ट में इसको इस तरीके से लिख सकते हो इन अ पैराग्राफ, ठीक है। वेरी शॉर्ट में अगर पॉइंट में पूछा गया सो यू कैन राइट दैट, वरना आप इस तरीके से लिख सकते हो। और लॉन्ग है तो ध्यान रखना कि पॉइंट्स में लिखना ही लिखना है। हाँ, बाई चांस कुछ ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर मतलब पॉइंट्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, ठीक है, आप पैराग्राफ में लिख सकते हो तो उसको आप लिख देना। सो इस तरीके से आपकी एग्ज़ाम में मतलब लॉन्ग आंसर्स की राइटिंग आप कर सकते हो। सो आई होप
कि आज के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे आपको अच्छे लगे हो, ठीक है, आपकी हेल्प हुई हो, और जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। सो आई होप कि ये वीडियो आज की आपको हेल्पफुल लगी हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया, मैं जितना करा सकी आपको, ठीक है, और जो चैप्टर था वो क्लियरली आपको समझ में आ गया। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, जो चैप्टर नेक्स्ट कवर करेंगे उसमें। सो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।